Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel, ISC Education by Rituraj. In previous lecture, we are dealing with the important terms related to solution. On this lectures, in previous lecture, we are dealing about the special terms related to the solution chapters in which we define the solution, what is the homogeneous mixture and what is the heterogeneous mixture, type of the solution, hydrophilic molecules, hydrophobic molecules, and we also discuss the liquid solutions. In which I am telling you that there are the three types of liquid solution, that is completely miscible liquid, immiscible liquid, and partially miscible liquid. And after that, we are dealing about the dissolution process. In this lecture number 2 of solution, we are going to continue the important terms related to solutions, in which we deals about the solubility, what is the continuous solubility curve, and what is the discontinuous solubility curve. So let's start without wasting time. तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि solubility क्या होती है, solubility curves क्या होते हैं, और उसके बाद से एक दो छोटे टर्म्स जैसे कि साल्वेशन और हाइड्रेशन क्या होता है। तो जनरली आप अगर घर में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, तो आप यही कहेंगे कि 1 लीटर 1 लीटर इन 1 लीटर हाउ मच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड, हाउ मच नंबर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बट इन केमिस्ट्री वी डिफाइन दैट इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द, it is the number of gram of solute present in the 100 gram of solvent is called solubility at a given temperature। किसी भी given temperature पे कितने नंबर ऑफ सोल्यूट ग्राम में प्रेजेंट हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में, इसी को कहेंगे हम लोग solubility। So I am going to write here, it is the number of solute dissolved in, now it is the number of solute dissolved in 100 gram of solvent at given temperature, at a given temperature is called solubility, is called solubility। now ये जो solubility होती है वो अमाउंट ऑफ हीट पे, जब यहाँ पे एक गिवन टेम्परेचर आ गया तो ये अमाउंट ऑफ हीट पे क्या होती है कि चेंज होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है। तो अगला टर्म हम पढ़ेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन का। ये हीट ऑफ सॉल्यूशन वही है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज हो रही है जब कोई कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। सो अमाउंट ऑफ हीट अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो कितनी एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है, इसी को कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन कंपाउंड is dissolved in water is called heat of solution, इसी को कहते हैं हम लोग हीट ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों ने घर पे क्या किया होगा कि जब चूने को मिलाते हैं पानी में तो आप देखते हैं कि क्या होता है, वो
जो टब होता है आपका गर्म हो जाता है, मीन्स हीट रिलीज हो रही है। और ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड का जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो देखते हैं कि जो बीकर है वो क्या हो गया है, एकदम ठंडा हो गया है। तो इसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। सो Na2CO3 को जब आप वाटर में मिलाते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो ये सोडियम आयन एक्वस में टूटता है, और जो कार्बोनेट आयन है ये भी एक्वस फॉर्म में टूटता है। और यहाँ पे जो हीट होती है वो चूंकि रिलीज हो रही होती है, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, रिलीज। और जिस भी केमिकल रिएक्शन में जहां भी हीट रिलीज होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्जोथर्मिक। ऐसे ही आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व कीजिए तो देखेंगे आपकी ये अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में बदलेगा। इस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, एनर्जी चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, और जिस मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और ऐसे रिएक्शन को, द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों, इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। इस बात को याद रखिएगा कि इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के केस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। आप देखेंगे कि जिस भी कंपाउंड से, जिस भी सोल्यूशन से हीट नहीं निकल रहा है वहां पे सॉल्युबिलिटी तेज है, और जहां पे हीट निकल रहा है वहां पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। अब हम लोग बात करेंगे आपके सॉल्युबिलिटी कर्व्स की। ये जो सॉल्युबिलिटी कर्व्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। सॉल्युबिलिटी कर्व्स, ध्यान से देखिएगा, आप इसको यहीं पे लर्न कर जाएंगे। सॉल्युबिलिटी कर्व दो टाइप के होते हैं। पहला आपका कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे मेरे साथ ही। ये है डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। ये एक हमने ग्राफ लिया जिसपे ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, इसको मान लीजिए ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इस पे हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को रखा है, सॉल्युबिलिटी को रखा है, और यहाँ पे टेम्परेचर है जो इस साइड में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम NaNO3 को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। ऐसे ही हम पोटेशियम नाइट्रेट को डिजोल्व करते हैं, थोड़ी आपके सोडियम नाइट्रेट से इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है, लेकिन ये भी कंटिन्यूअस क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं बढ़ती जाती है। ऐसे ही हम लोग NaCl को, साधारण नमक को डिजोल्व करते हैं तो देखते हैं कि एक फ्लैट लाइन प्राप्त होता है जिसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है। देखिए इस साइड में बढ़ रही है। और ऐसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सीजियम सल्फेट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो एक कंटिन्यूअस लाइन में
डिक्रीज करती जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, ये भी देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, ये भी कंटिन्यूअस। और यहाँ पे सीजियम सल्फेट तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो when temperature increase or decrease we find continuous increase or decrease in solubility, this is called continuous solubility curve। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते हैं तो कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसी को कहते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी, कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। यहाँ पे यहीं पे बगल में आप भी लिख लीजिएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज वी फाइंड, हमको मिलता है, वी फाइंड कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, this is called continuous solubility curve, इसी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। अब हम लोग बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व की। ये हमने फिर से क्या बनाया, एक वाई एक्सिस लिया और इधर एक्स एक्सिस लिया। यहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी को रखा और यहाँ पे हमने टेम्परेचर को रखा है, टेम्परेचर इधर से इंक्रीज करेगा। तो डिसकंटिन्यूअस जो कर्व होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जैसे कि कॉपर सल्फेट हुआ, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व कैसे आता है, इसलिए आता है कि जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है उसकी रेट डिक्रीज करती है, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी रेट इंक्रीज करती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहे हैं। जैसे कि ये हमने NaNO2 लिया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया यहाँ से 10 वाटर के मॉलिक्यूल थे, यहाँ से 2 निकल गए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपका डिक्रीज, थोड़ा सा ही टेम्परेचर पे ये क्या हुआ और इवापोरेट हो गया। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया आपने, 2 H2O मॉलिक्यूल और निकल गया, इवापोरेट हो गया H2O मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो हमको कर्व मिलेगा वो कहलाएगा discontinuous solubility curve. Here, if we increase the temperature, the water molecule evaporates. So there is a discontinuous solubility curve obtained. चलिए अब हम लोग दो छोटे छोटे टर्म्स की बात करते हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। लास्ट वाला टॉपिक 2, उसके बाद से नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर में यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें हम लोग मास परसेंटेज, मोलैलिटी को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे साल्वेशन का। तो डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, साल्वेशन और दूसरा हाइड्रेशन। दोनों को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। If any compound is dissolved in water, then this process is called salvation। जब कोई आयनिक कंपाउंड क्या हो, वाटर में डिजॉल्व हो, तो उसको हम लोग कहते हैं साल्वेशन। When an ionic compound dissolve, उल्टा हो गया। When an ionic compound is dissolved rather than in water,
then it is called solvation. When an ionic compound is dissolved in water, it is called hydration. जब कोई आयनिक कंपाउंड क्या हो कि वाटर को छोड़कर दूसरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, उसको कहते हैं सॉल्वेशन। और जब कोई कंपाउंड दूसरे सॉल्वेंट को छोड़ के वाटर में डिजॉल्व हो, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन। तो बस इसका डिफिनेशन ही आप लोग लिख लीजिए। When an ionic compound dissolve in other than water, this process is called इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन। और if या when an ionic compound dissolve in H2O and H2O rather than other compound, it is called hydration. So उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस डिफिनेशन को लिख चुके होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। इसको पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और तैयार कीजिए चीजों को। थैंक यू।